गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। हमने जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन डिकोड कर रहे हैं। आज हम सेकंड चैप्टर जो एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो, इसमें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड डिसऑर्डर दैट आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब देखो, हमने डाइजेशन का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखो, हम रेस्पिरेटरी में क्या करेंगे कि एज यू रीड अर्लियर कि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या की जाती है, यूटिलाइज की जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ताकि क्या करे, जब उनकी ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को जो है सिंपल एटीपी की फॉर्म में जो होता है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। हमने डाइजेशन वाला चैप्टर जो है जब हमने पढ़ा था कि वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज किया गया, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज किया गया, फैटी एसिड को जो है मतलब फैट में चेंज किया गया था। तो वही चीज़ है कि बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है मतलब वही चीज़ें हो रही है जिससे क्या करें कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, उसका ब्रेक डाउन जो होता है किसके प्रेजेंस में होता है, आपकी जो है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज यू रीड अर्लियर, ऑक्सीजन जो होती है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स होते हैं टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस प्रोसेस में क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि एक हार्मफुल गैस है। और ये जो अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो निकलती है उसको जो है एक्सचेंज कर लिया, तो उसके बॉडी के बाहर जो होता है एक्सपेल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इसलिए क्या होता है कि इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन जो होती है दैट इज कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दैट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू रिलीज आउट। आपको जो है इसलिए सेल को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी। जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे का ऑक्सीजन जो होती है प्रोवाइड करना पड़ेगी, और वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा, वो कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा। उसको हम क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी तो क्या होगा, उसको जो बॉडी के बाहर एक्सपेल करना होता है। तो यही जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस इन द टिश्यू इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर एक्सपेल करते हैं। यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको कॉमनली क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। ब्रीदिंग बोला, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली पता क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या होता है, सिंपली आप क्या करते हो, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर करते हो, और फाउल एयर को आप क्या करे हो, जैसे डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिमूव करते हो। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं आप, फूड, अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन का मेन मतलब क्या होता है, एक चैप्टर है पूरा का पूरा रेस्पिरेशन के ऊपर, प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती ना यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, उसको एटीपी की फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर आप देखो, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीद, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होते हैं या डिस्क्राइब इन द फ्लोइंग चैप्टर। हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है उनके लिए है, वो डिपेंड करता है उनका हैबिटेट कौन सा है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैं। जैसे हमने लोअर इनवर्टिब्रेट में हम पढ़ के आ रहे हैं कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट बॉर्म यानी कि प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या होता है, उनमें जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो है सिंपल डिफ्यूजन होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो आपके चाहे स्पॉन्जेज है, चाहे आपके सिलेंट्रेट्स हैं, चाहे आपके जो मतलब टीनोफोर्स हैं या प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, इनमें नॉर्मली क्या होता है, बॉडी वॉल से ही, बॉडी सरफेस से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बॉडी वॉल से क्या होता है, मतलब डिफ्यूजन सिंपली जो होता है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। उसके बाद आपके अर्थवॉर्म आते हैं,
ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि अर्थवर्म के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट में क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होती है। हमने स्पाइरेकल के बारे में भी पढ़ा था, वहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट थी एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और आपके गिल्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक अर्थ्रोपोड है, जो आपके एक्वेटिक अर्थ्रोपोड हैं, जैसे गिल क्रे फिश वगैरह में, प्रॉन वगैरह में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब आपकी रेस्पिरेशन जो होती है गिल्स से होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हम बोलते हैं, ठीक है। आपके इंसेक्ट हैं, सेंटीपीड हैं, मिलीपीड हैं, टिक्स हैं, ये सारे जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें ट्रैकिया रेस्पिरेशन होती है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होते हैं। आपके स्कॉर्पियन हैं, स्पाइडर्स हैं, उनमें क्या होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और आपका जो किंग क्रैब है उसमें क्या होते हैं, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये भी आपने रखना कि आप बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मोलस्का में अगर सिंपली हम देखा जाए, यूनियो एंड पाइला है, वहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आपके यूनियो में जो है दो गिल्स प्रेजेंट हैं, और एक जो है आपके पाइला में एक गिल प्रेजेंट है और एक पल्मनरी सैक प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो पाइला का अलग सिस्टम होता है, वहाँ पे गिल के थ्रू भी होती है और पल्मनरी सैक के थ्रू भी होती है। स्टार फिश में जो होते हैं ट्यूब फिट होता है, स्टार फिश में जो होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, आपके जो है फेरेंजियल वॉल होती है, फेरिंग्स की वॉल होती है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कॉर्डेटा में अगर देखा जाए तो फिशेज में क्या होता है, आपके जो मतलब गिल प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियन में स्किन से भी होती है, बक्को फेरेंजियल कैविटी से भी होती है, लंग से भी होती है। और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होते हैं, आपकी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। तो लिखा है आपका यहाँ पे जो होता है कि गिल्स होती है, ब्रैकियल रेस्पिरेशन जो होती है, मोस्ट ऑफ एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्का में जो होते हैं लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं और गिल्स भी होती हैं, ठीक है। लंग्स आपके जो है पाइला में लंग होगा, गिल्स भी होते हैं, और यूनियो में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रेट में फिश जो होती हैं गिल से करती हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स होते हैं वो लंग्स से भी करते हैं, लेकिन एम्फीबियन लाइक फ्रॉग जो होता है वो रेस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। मॉइस्ट स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, और साथ में जो मतलब गिल से भी रेस्पिरेशन करता है उसका टेडापोल लार्वा जो होता है, गिल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। टेडापोल लार्वा में गिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसे फ्रॉग देखा जाए तो उसमें लंग से भी होती है, स्किन से भी होती है, और क्यूटेनियस भी होती है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी होती है, ठीक है। तो ये था आपके जो है डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। बी हैव, देखो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नोज स्ट्रिल से स्टार्ट होता है, दैट ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। और इसके क्या होता है, नोस्ट्रिल जो होता है दैट लीड टू द नेजल चैम्बर से, इज लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। और नेजल चैम्बर जो होते हैं हमारे फेरिंग्स में ओपन होते हैं। मैंने आपको फेरिंग्स का जो है लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, फेरिंग्स को मैंने लास्ट चैप्टर में बताया कि फेरिंग्स की कितनी ओपनिंग होती है। फेरिंग्स जो होती है एक कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, फूड पाइप के लिए, विंड पाइप के भी है। और फेरिंग्स जो होता है तीन टाइप का होता है, तीन पार्ट होते हैं उसके। द पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच ओपन इनटू नेजल चैम्बर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। और पार्ट ऑफ फेरिंग्स दैट ओपन इनटू ईसोफेगस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और पार्ट ऑफ फेरिंग्स दैट लीड टू द दैट ओपन इनटू लैरिंग्स पार्ट ऑफ द ग्लोटिस यानी कि विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड एज द लैरिंगोफोरिंग्स, सब मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे नेजल चैम्बर जो होता है वो फेरिंग्स में ओपन होता है, एक पोर्शन है ऑफ विच इज कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। और फेरिंग्स जो होता है ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया में ओपन होगा। और लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब देखो बेटा इसमें बहुत सारे जो होते हैं, जो है मतलब लैरिंग्स में क्या होते हैं, बहुत सारी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। आपका एपिग्लोटिस जो कि लैरिंग्स को कवर करता है, विंड पाइप को कवर करता है, वो भी कार्टिलेज का है। और बहुत सारी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है इसमें। थायराइड कार्टिलेज होती है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज होती है, सिलेबस में नहीं है लेकिन आप, क्रिक्वाइड कार्टिलेज होती है, अरिटनॉइड कार्टिलेज होती है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज होती है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होती है, ऐसी बहुत सारी कार्टिलेज होती है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मतलब आपके जो होते हैं मतलब फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और यही वोकल कॉर्ड क्या करती हैं, जब वाइब्रेट करती हैं तो मतलब जो होते हैं हमारे लिप्स के जरिए वाइब्रेशन जो होती है दैट चेंज्ड इनटू साउंड, इसलिए लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, एंड हैंस कॉल्ड एज द साउंड बॉक्स। और ड्यूरिंग सेलोइंग, मैंने आपको बताया ड्यूरिंग स्वेलोइंग क्या होता है, ग्लोटिस जो होता है उसको कवर किया जाता है थिन इलास्टिक
कार्टिलेजिनस फ्लैप, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि फूड की एंट्री जो होता है लैरिंग्स में प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ट्रैकिया जो होती है एक स्ट्रेट ट्यूब है, ट्रैकिया जो होती है स्ट्रेट ट्यूब है, जो कि क्या करती है मिड थोरेसिक कैविटी में क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और थोरेसिक फिफ्थ वर्टिब्रा में क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट जो है, मतलब ब्रोंक। जैसे मान लो कि आपकी ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, और जी भाई हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा आएगी तो उसमें क्या कर जाएगी, ये राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रा में क्या कर दी जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और देखो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगी। और ये जो कार्टिलेज है ना, ये जो आपकी ट्रैकी है ना बेटा, ये इंटरनली जो होते हैं दे आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा क्या होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, जो कि उसको क्लैस्पिंग से बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्या है कि ट्रैकिया जो है एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम जो होता है वो बॉडी को दो भागों में डिवाइड करता है। अपर चैम्बर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। जैसे ये आपको मान लो कि ये अपर चैम्बर ये डायफ्राम क्या करता है, बॉडी को दो भागों में डिवाइड करता है। अपर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। और लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल चैम्बर बोलते हैं, एब्डोमिनल चैम्बर बोलते हैं। तो आपके जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। और उसमें क्या है, आपकी ट्रैकिया जो है एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी में एक्सटेंड होती है, जो क्या करती है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा, जो हमारी वर्टिब्राज हैं, ठीक है, बैकबोन की, उसकी फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसमें डिवाइड कर जाती है ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और हर एक ब्रोंकाई जो होता है फिर आगे जाके, जैसे मान लो कि आपका ये जो है यहाँ पे मतलब कि आपकी जो है भाई ये डिवाइड करके राइट और लेफ्ट में, और आगे जाके क्या करेगी ये प्राइमरी जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है, प्राइमरी आके जाके सेकेंडरी बनाती है, सेकेंडरी आके जाके टर्सरी बनाएगी, टर्सरी आके जाके मतलब ये ब्रोंक्यूल वगैरह से फर्दर ब्रांचेज होती चलती हैं। तो वही चीज़ है कि ईच ब्रोंकाई जो होता है फिर उसमें रिपीटेड डिवीजन होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई बनाते हैं, और टर्सरी ब्रोंकाई जो होते हैं ब्रोंक्यूल बनाते हैं। और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो लास्ट में जाके वेरी वेरी थिन जो होते हैं ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। और ट्रैकिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई जो होते हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो ट्रैकिए है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा जो होता है मतलब स्पोल्ट किया जाता है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के द्वारा क्या किया जाता है, स्पोल्ट किया जाता है। और ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है वो क्या बनाता है बेटा, जैसे आपका ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो क्या करेगा, आगे जाके एल्वियोलर डक्ट बनाएगा। और इसमें क्या होते हैं आपके वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। और एक्चुअल में जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है इन्हीं के पास होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं के पास ही होता है, याद रखना ये चीज़। एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में ही होता है। तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं दैट गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वेस्कुलर मतलब हाईली ब्लड सप्लाई होती है इनमें, ब्लड वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होती है, उसमें एल्वलाई बनाते हैं। और ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्योल एंड एल्वलाइज होते हैं आपके ब्रोंकाई, आपके जो ब्रांचेज नेटवर्क प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाइज होते हैं, यही आपके लंग्स हैं। तो हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है। और वेन वी हैव टू लंग्स विच आर कवर बाई ये डबल लेयर ऑफ प्लूरा, और इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग सरफेस में, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग सरफेस में, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट क्या करता है मतलब बचाता है हमें। और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, ये कॉन्टैक्ट में होती है थोरेसिक लाइनिंग के साथ, लेकिन इनर जो होती है वो लंग्स के साथ जो होती है वो क्या होती है मतलब आपकी वो कॉन्टैक्ट में होती है। देखो यहाँ पे डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो होता है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बॉडी को जो दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ये मस्कुलर डायफ्राम है। ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी बोलेंगे, और लोअर वाली को हम क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे जो ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया क्या करेगा, ट्रैकिया क्या करेगा, ये मतलब T5 के ऊपर जो मतलब ये डिवाइड हो जाता है किसमें, दो में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे क्या करेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या करेगी, आगे टर्सरी ब्रोंकाई बनाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई क्या करेगी, ब्रोंक्यूल बनाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल के बाद क्या बनेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे, फिर ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करेंगे आपके जो मतलब एल्वलाई बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल एंड
आपके जो मतलब ये जो एल्वुलाई होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये हमारे लंग्स बनाते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, नहीं वो 2 लंग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। और लंग्स की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर प्राइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इनर वाली को हम क्या बोलते हैं, इनर वाली को हम क्या बोलते हैं, इनर वाली को हम बोलेंगे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्ट्रल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है, आउटर है, ये जो है मतलब इनर होती है, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है, देख लो यहाँ पे, दिस इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दिस इज इनर प्लूरल, दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर, ठीक है। तो इनके बीच में जो है, ये जो बीच में है, इनके बीच में क्या है, फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि शॉक के ऑब्जर्वर का काम करता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट लंग, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट लंग, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट लंग। बोलता है कि जो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है ड्यू टू राइट लंग, ठीक है। राइट लंग जो होता है वो लार्जर होता है, क्योंकि हमारा लेफ्ट लंग क्यों स्मॉलर होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कार्डियक नोज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हार्ट की वजह होने से क्या होता है कि मतलब कार्डियक नोज जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। बोला कि जो राइट लंग है उसमें कितने लोब होती हैं, 3 लोब होती हैं। एक इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ओब्लिक फिशर होता है, जो कि क्या करता है, इस लंग को जो है 3 भागों में डिवाइड करता है। सबसे वाला ऊपर वाला भाग क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे आपका जो है मतलब स्पीरियर लोब, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द स्पीरियर लोब, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड एज द आपका जो है मतलब ये इन्फीरियर लोब होती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द आपकी जो मिडल लोब, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे 3 लोब होती हैं राइट लंग में, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका लेफ्ट लंग में क्या होता है, लेफ्ट लंग में क्या होता है, आपकी जो मतलब 2 ही लोब बनती है, और यहाँ पे केवल एक ओब्लिकर फिशर, ओब्लिक फिशर जो होता है वो डिवाइड करता है उसको 2 लोब में। अपर वाली को हम सुपीरियर लोब बोलते हैं, और इन लोअर वाली को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर लोब हम बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बताइए अब देखो, जो पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जो पार्ट है, जो स्टार्ट हुआ है कहाँ से कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, उसको हम बोलते हैं लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट, लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। ये यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है, ये कंडक्टिंग पार्ट है, लेकिन लास्ट में जो एल्वुलाई और एल्वुलरी डक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट बनाते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, वो एयर को लेके आता है अंदर की तरफ, उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है, उसको ह्यूमस में ह्यूमस डालता है, उसमें ह्यूमिडिफाई करता है उसको, और उस एयर को जो है बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल करता है, अडेप्ट करता है। और एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, जहाँ पे बेटा प्रॉपर एक्सचेंज होगा लंग्स के बीच में, एल्वलाई जो होता है दैट इज कॉल्ड एज, और उसकी डक्ट जो होती है उसको हम एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है, यहीं पे आपका जो है प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, लंग जो है ना बेटा, लंग जो है ये आपके थोरेसिक चैम्बर में होता है, जो कि एक बहुत ही एयर टाइट चैम्बर है। लंग जो होते हैं ये थोरेसिक चैम्बर है में पड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, एयर टाइट चैम्बर होते हैं। देखो कैसे चैम्बर होता है, बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये लंग्स जो होते हैं, लंग्स होते हैं कैसे, एयर टाइट चैम्बर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब थोरेसिक चैम्बर जो होता है डॉर्सली जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा लाइन है हमारी, देखो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा लाइन होता है बोला। वेंट्रली जो होता है स्टर्नम प्रेजेंट होता है, लेटरली जो होते हैं रिब्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर साइड के ऊपर डोम शेप जो होता है आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, पूरा का पूरा जो होता है ये एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर बन जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आ गया तो फिर क्या होगा, आपकी एयर जो होगी वो इन एंड आउट जो होती है पंप हो जाती है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि मतलब आपका ये एयर टाइट चैम्बर है बोला। यहाँ पे जो है आपके जो है इसके पीछे जो होता है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, आगे जो यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, साइड में जो रिब्स प्रेजेंट है, और लोअर साइड में क्या होता है, आपका डायफ्राम प्रेजेंट है। तो एक क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम तैयार होगी। अब इस वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब एयर जो होगी फिर आउट एंड इन होती चलेगी। तो ये चीज़ है एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर होता है ये, ठीक है। उसके बाद
बोलते कि रेस्पिरेशन जो होती है इसमें 5 स्टेप होते हैं। रेस्पिरेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो है मतलब आपके 5 स्टेप होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो होता है सीक्वेंस में पूछा गया है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रीदिंग होती है जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। जब आप सांस लेते हो तो क्या करते हो, आप एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते ड्रॉन इन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में होती है उसको बाहर छोड़ते हो। तो पहले तो ये स्टेप है ना हमारा, हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन को लंग्स के भीतर ले रहे हैं और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कहाँ क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग और पल्मोनरी पल्मोनरी वेंटिलेशन होगी। अब क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन जो होगी वो आपके एल्वुलाई में पहुंचती है बोला। अब वहाँ पे एल्वुलाई से ब्लड में एक्सचेंज होगा उसका, तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। जो लंग एल्वुलाई से कहाँ जाएगी ऑक्सीजन, आपके ब्लड में जाएगी और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो क्या करेगी, वो एल्वुलाई में आएगी। तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में। तो सेकंड पार्ट ये हो गया। तीसरा क्या होगा, अब ब्लड क्या करेगा, उस गैसेस को लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, टिश्यू में पहुंचाएगा बोला। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज होगा ब्लड के द्वारा। और जैसे ही फिर तो ब्लड जो है फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, मतलब टिश्यू में भेजेगा। और क्या होगा वहाँ पे, और टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, फूड सब्सटेंस का जो है ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसको जो है टिश्यू से ब्लड में आएगा। और वही ये लास्ट स्टेप क्या होता है कि अब जो आपके टिश्यू में जो ऑक्सीजन पहुंच गई है वहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है। इसको हम सेल रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। उसके बाद उसको देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग में क्या होता है, मैंने बोला जस्ट ए वॉल्यूम और प्रेशर का खेल है। वॉल्यूम और प्रेशर का ये क्या है, खेल है। वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपका अगर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर आपकी वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया कि थोरैक्स में जो लंग्स है वो एयर टाइट एनाटॉमिकल चैम्बर में होता है। उसके वॉल्यूम में अगर कोई चेंज आएगा तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगी, कैसे होगी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रीदिंग जो होती है वो 2 स्टेज में होती है। एक बार सांस अंदर लेना इंस्पिरेशन, और उसके बाद क्या करना, सांस बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपायरेशन हम बोलते हैं, ठीक है। बोलते कि इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसको ड्रॉन इन किया जाता है। और एक्सपायरेशन क्या होती है, जहाँ पे क्या होता है एल्वियोलर एयर होती है उसको बाहर रिलीज किया जाता है। बोला कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स होता है, इसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिएट किया जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है क्रिएट किया जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर में, लंग्स और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वो बोलता है कि इंस्पिरेशन कब हो सकती है, इंस्पिरेशन यानी कि बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कब अंदर आ सकती है, जब बाहर जो होगा हाई प्रेशर होगा और हमारे लंग्स में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। इसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन तभी हो सकती है जब प्रेशर विद इन द लंग्स होगा, जो कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। यानी कि लंग्स में क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा हमारे लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक एयर, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन कब होगा, जब हमारे लंग्स में जो होता है ज़्यादा प्रेशर होगा और बाहर कम होगा, तभी हमारी एयर जो होगी, ऑक्सीजन जो होगी वो हाई टू लो मूव करेगी बोला। तो वही है कि सिमिलरली एक्सपायरेशन तभी होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा, लंग्स के बीच में जो प्रेशर होगा वो हाई होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, इंस्पिरेशन कैसे होगा, जब आपके लंग्स के बीच में क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा कम होगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो है एयर जो होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, ठीक है। आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा कम होना चाहिए, ठीक है। और एक्सप्रेशन कब हुई, जब आपके लंग्स के बीच में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो ऑब्वियसली एयर क्या करेगी, हाई टू लो मूव करेगी। अब देखो इंस्पिरेशन कैसे होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन में क्या होता है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि डायफ्राम जो होता है जब वो रिलैक्स करता है ना बेटा, डायफ्राम जो होता है वो कैसा होता है, डोम शेप होता है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है वो कैसा होता है, डोम शेप होता है ऐसे, ठीक है, डोम शेप होता है जब रिलैक्स करता है। पता है यहाँ पे क्या है, अब डायफ्राम एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होती हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जो कि कोस्टे मतलब रिब्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स होती हैं जो कि रिब्स में जो प्रेजेंट होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे ग्रेडियंट बनाने में, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्रेडियंट बनाने में। तो इंस्पिरेशन कैसे होगी, अभी इंस्पिरेशन कैसे होगी, आपका बोला क्या करता है, आपका जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कैसा हो जाएगा,
कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, मतलब इसका डोम शेप में थोड़ा कम हो गया, यानी कि डायफ्राम में क्या होती है, स्पेसिफिक मसल्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। जब डायफ्राम की फ्रेनिक मसल फ्रेनिक मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम होती है वो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या होती है, मतलब इंक्रीज करती है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या करती है, इंक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। बोलते यहाँ पे क्या है कि इंस्पिरेशन तभी होती है जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर की एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और उसके बाद क्या होगी, आपके रिब्स में क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी, नॉट इंटरनल। अभी के मेन रोल जो एक्सटर्नल का ही है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो लिफ्ट करती हैं, और वो और क्या करती है, वो चैम्बर को करती है, वो डोर्सो वेंट्रल साइड में वॉल्यूम को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल क्या हुआ, टोटल थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब टोटल आपकी थोरेसिक वॉल्यूम की जो है चेंज, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, लंग्स के बीच में कम हो गया, यानी कि वह नेगेटिव हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगी, अब एयर जो होती है उसको ड्राउन इन, उसको अंदर भेजा जाएगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है मतलब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, रिब्स को लिफ्ट करती है, स्टर्नम को लिफ्ट करती है, और ये क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करती है। ओवरऑल क्या होता है कि थोरेसिक वॉल्यूम जो होती है वो जो होती है इंक्रीज हो जाती है, और आपकी पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम जो होगी, जिससे क्या होता है कि इंट्रा पल्मनरी प्रेशर जो होता है वो लेस हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर फ्रॉम द आउटसाइड जो होती है वो लंग्स के अंदर जो होती है मूव की जाती है, और दिस इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेशन। तो आपने मसल्स रखनी है, इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी की मसल्स कौन सी होती हैं, डायफ्राम, ठीक है, फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी इंस्पिरेशन में। उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करेगा तो क्या दोबारा डोम शेप हो जाएगा, और डोम शेप हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं, आपका डोम शेप जब हो गया तो आपकी जो वॉल्यूम है वो एंटीरियर से पोस्टर डायरेक्शन में कम हो गई बोला। और जो इंटरनल कोस्टल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डायफ्राम को एंड स्टर्नम को जो है उनकी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आती हैं, और ओवरऑल क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम जो होती है डिक्रीज हो जाती है। और इसलिए क्या होता है, जो लंग के बीच में जो वॉल्यूम हो गया वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो लंग्स के भीतर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, मतलब वो भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जिसकी वजह से जो होगा एयर का एक्सपायरेशन होगा, बॉडी के बाहर जो होती है एक्सपेल की जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी जो नॉर्मल इंस्पिरेशन होती है वो एक्टिव होती है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होती है वो क्या होती है, वो पैसिव होती है, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी रिलैक्स करते हैं काम, ठीक है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन को और एक्सपायरेशन को कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एडिशनल मसल्स भी होती हैं हमारी एब्डोमेन में, वो भी हेल्प करती हैं। एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, जैसे मान लो कि जब इंस्पिरेशन करेंगे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे, तो एब्डोमिनल मसल्स भी क्या करेंगे, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जब मतलब वो क्या करेंगे, मतलब वो एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं, ये रिलैक्स करेंगी, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम क्या होगा, ये रिलैक्स करती हैं, ठीक है। और ये क्या होगा कि मतलब ताकि आपका डायफ्राम जो होता है फुली से फुली कंप्रेस हो जाए, फुली से फुली मतलब पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, ये बहुत ही पैसिव रोल करती हैं इसमें। मतलब आप अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। सेट ऑफ मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं। और एक ह्यूमन बींग जो होता है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स होता है, 1 मिनट में जो होता है 12 से 16 बार क्या करता है, सांस लेता है। हार्ट हमारा 72 to 80 टाइम्स क्या करता है, वीट करता है। ये सांस लेने की प्रकृति बता रहा है। 12 to 16 टाइम्स जो होता है हम सांस लेते हैं। हार्ट जो होता है वीट करता है वो 72 टाइम्स करता है, 280 टाइम्स। और वॉल्यूम ऑफ एयर जो होती है, जो ब्रीदिंग मूवमेंट जो होती है, जो आपकी वॉल्यूम कितनी है, अपने वॉल्यूम जो है मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपने कितनी इमेज ब्रीथ के टाइम जो कितनी वॉल्यूम लंग्स के बाहर और अंदर गई, उसको हम स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं रेस्पायरोमीटर बोलते हैं, जो कि क्लिनिकल असेसमेंट की में हेल्प करता है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, फिर उसकी असेसमेंट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली इसकी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये पल्मनरी फंक्शंस को असेसमेंट करने में फिर उस वॉल्यूम का जो है मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है,
बोलता है यहाँ पे सबसे पहले आती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। क्या आती है? टाइडल वॉल्यूम। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर एक हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है टाइडल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। और अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? ये 500 मिलीलीटर होती है, 500 मिलीमीटर होती है। और हमें पता है कि हम जो होते हैं 12 से 16 बार एक मिनट में क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इंटू कर सकते हैं। 12 इंटू 500 इज इक्वल टू 6000 जो होते हैं ml, और आपकी जो है 8000 जो होती है ml होती है पर मिनट में ये हो सकती है। तो हेल्दी मैन जो होता है वो इंस्पायर कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6000 टू 8000 जो होते हैं मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट में। उसके बाद ये तो आपकी टाइडल वॉल्यूम है, जो कि आपने वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर की, एक्सपायर की ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ में, ये आपने इसके बाद बता दिया। ठीक है। अब बोलता है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? जब आप क्या करते हैं, इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसे मान लो कि आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? फोर्सफुल इंस्पायर किया। फोर्सफुली जो है आप कितनी एयर जो होती है, कितनी सांस ले सकते हो उसको बोलते हैं, कितनी वॉल्यूम एयर के अंदर ले जा सकते हैं, फोर्सफुली इंस्पायर कितना कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कितनी होती है 2500 टू 3000 मिलीलीटर होती है। ये कितनी होती है? 2500 टू 3000 मिलीलीटर होती है एयर की। तो ये क्या होती है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इंस्पायर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितनी फोर्सफुली जो होते हैं मतलब इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फोर्स्ड इंस्पिरेशन बोलते हैं। और ये कितनी होती है? 2500 टू 3000 जो होती है मिलीलीटर होती है एयर की। और उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन जो होता है एक्सपायर कर सकता है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, अब नॉर्मली आपने एक्सपायर किया, एयर आपने बाहर फेंकी, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है फोर्सफुली कितनी एयर जो होते हैं बाहर भेज सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और कितनी होती है? 1000 टू 1100 ml जो है वो होती है। ठीक है। ये होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे फोर्सफुली आप एक्सपायर कर रहे हो, लेकिन आप पूरे के पूरे लंग्स को कभी भी खाली नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है कि इट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन स्टिल इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने कितनी जोर से भी क्या किया? एक्सपायरेशन किया, उसके बावजूद भी क्या होती है? हमारे लंग्स में कुछ एयर बच जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और कितनी होती है? 1100 टू 1200 ml होती है, 1200 मिलीलीटर होती है। तो ये थी आपकी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जब दो वॉल्यूम को क्या करते हैं मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका स्पायरोमीटर है ना बेटा, वो रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता, बाकी सब वॉल्यूम को मेजर कर सकता है। जहाँ जहाँ पे भी रेजिडुअल वॉल्यूम आएगी वहाँ पे उसको मेजर नहीं कर सकता वो। ठीक है। तो वही चीज़ है। अब दो वॉल्यूम को जब हम प्लस करते हैं तो हमें कैपेसिटी मिलती है, दो वॉल्यूम को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी कैपेसिटी बोलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पल्मनरी वॉल्यूम को ऐड करते ही हमें क्या मिलती है? कैपेसिटी मिलती है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि आपकी जो है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करो तो आपको क्या मिलेगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है मतलब पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है। जब नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो कितनी वॉल्यूम जो है वो एयर की टोटल जो एक्सपायर मतलब इंस्पायर कर सकता है? नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर करेगा ही करेगा, और फोर्सफुली जब वो करेगा तो IRB उसको हम बोलेंगे। तो ये दोनों क्या होती है? ये इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे टाइडल वॉल्यूम को भी एक्सपायर करेगा और फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एक्सपायर करेगा। ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है? ये जो होगी ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। ठीक है। ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB। उसके बाद क्या होगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या हुआ कि आपके लंग्स में कितनी एयर बची, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ऑब्वियसली आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो होगी ही होगी, और साथ में क्या होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम भी होगी। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो क्या मिलती है हमें? हमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिलती है, FRC मिलती है। और इसको भी जो है स्पायरोमीटर के द्वारा जो होता है मेजर नहीं किया जा सकता अलॉन्ग विद रेजिडुअल वॉल्यूम।
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को भी मेजर नहीं किया जा सकता। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आप जो है मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो होती है पर्सन जो होता है ब्रीथ कर सकता है। अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद वो क्या होगी, आपकी ई आर बी, ठीक है, ई आर बी होगी, आर बी होगी, ठीक है, और उसके उस तीनों को प्लस कर दो, और आई आर बी देख लो, ठीक है, ई आर बी, सॉरी ई आर बी, आई आर बी, और आपकी जो है टी बी जो होती है टाइडल वॉल्यूम जो होती है, तीनों को प्लस कर दो, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद तो क्या करेगा, पहले तो टाइडल वॉल्यूम करेगा, फिर आपका जो है मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करेगा, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन जो होता है ये या तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्रीद आउट जो होती है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद या नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, तीनों को प्लस कर दो आप वॉल्यूम को, और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपकी जो है मतलब यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है आपकी, ये वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है उसको वो मिला के हम क्या बोलते हैं, ये टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग कितनी एयर होल्ड कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, this include vital capacity ERB RB प्लस TB प्लस यहाँ पे जो है रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है उसको मिक्स प्लस कर दो, तो सारी की सारी क्या होती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है ये होती है। समझ आई चीज़, क्लियर यही बात। अब देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम क्या पढ़ चुके हैं, हम लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर चुके हैं, और हम वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज होगा, लेकिन एक्सचेंज कहाँ होगा, एक्सचेंज होगा आपके लंग्स में होगा, एल्वलाई में होगा। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्वलाई जो होते हैं, एल्वलाई जो होते हैं दे आर द मेन साइट, दे आर द प्राइमरी साइट जो होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है ये हमारे ऑब्वियसली लंग्स और ब्लड के बीच में भी होता है, और साथ में ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। लंग्स और ब्लड के बीच में भी हो रहा है, और ब्लड से टिश्यू में भी जाएंगे तो यहाँ पे दो जगह पे होता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इन साइड पे क्या होती है, सिंपली डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के साथ क्या होती है वो एक्सचेंज होती है। बस क्या होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑब्वियसली जो गैस होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है कि एल्वलाई जो होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है, और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सचेंज टिश्यू सिंपली डिफ्यूजन जो है मतलब सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है, और मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है ये डिफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो कि हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। जो गैस ज़्यादा सॉल्युबल है वो इजिली डिफ्यूज हो जाएगी। अगर मेम्ब्रेन जहाँ पे डिफ्यूज हो रही है वो मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ताकि ईजिली क्या हो जाए मतलब डिफ्यूज़ हो जाए। तो वही चीज़ है, जैसे मान लो कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आपकी जो है हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अगर देखा जाए तो प्रेशर exerted by ये इंडिविजुअल गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। जैसे अगर देखा जाए ना तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, टोटल प्रेशर होगा, प्रेशर टी होगा, ठीक है, लेकिन उसमें एटमॉस्फेयर में क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन होगी, तो एक ऑक्सीजन के करिए, एक मिक्सचर ऑफ गैसेज में क्या करिए, कितना प्रेशर लगा रही है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगा रही है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया। उसी प्रकार हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी होता है, जो कि नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, नाइट्रोजन जो है एक्सल्ट कर रही है प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन रोल जो होता है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बोलते हैं कि प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट बाय ए इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन को हम PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, PCO2 जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज करते हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेज होती हैं एटमॉस्फेरिक एयर में, जहाँ पे एंड ऑब्वियसली आपके लंग्स में, आपके टिश्यू में जो होते हैं, आपके डायग्राम में दे रखा है तो ये हम देख सकते हैं। देखो
ऑक्सीजन के लिए आप पार्शियल प्रेशर देखो, ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी से बाहर से अंदर की तरफ आती है, तो एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। एल्बलाई में कितना है, ठीक है 104 है, ऑब्वियसली देखो हाई टू लो आएगी। और फिर उसके ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है 95 होता है, और टिश्यू में कितना होता है 40 होता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एक ग्रेडियंट बना है, इसलिए ऑक्सीजन की करती है फ्रॉम जो है मतलब आउटसाइड टू इनसाइड मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू हाई कंसंट्रेशन क्या करती है, मूव करती है टू लो कंसंट्रेशन में। और उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, टिश्यू में ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है, टिश्यू में देखो सबसे पहले 45 मिलीमीटर है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कितना है 40 है, बट ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कितना है 45 है, एल्वलाई में कितना है 40 है, और एटमोसफेयर में कितना है 0.3 है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड है, इनसाइड टू इनसाइड है, इसलिए इनसाइड टू आउटसाइड है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है इनसाइड टू आउटसाइड मूव करती है बोला। तो वही है कि डाटा ये बताता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है ऑक्सीजन का, एल बोलता है कि वो एल्वलाई टू ब्लड है और ब्लड टू टिश्यू है। और सिमिलरली जो होते हैं हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, एक ग्रेडियंट जो होता है इज आल्सो प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टिश्यू टू ब्लड और ब्लड टू एल्वलाई। देखो यहाँ पे आप अगर ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो यहाँ से मूव करेगी, ठीक है एल्वलाई से ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कहाँ जाएगी वो टिश्यू में जाएगी। तो एक ऑक्सीजन के लिए जो ग्रेडियंट है वो क्या है, वो आपके जो मतलब एटमॉस्फेरिक एल टू एल्वलाई, एल्वलाई टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू जो होता है ग्रेडियंट तैयार है। और इसी तरह जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रेडियंट जो है वो टिश्यू टू आउटसाइड के लिए क्या आता है मतलब तैयार होता है। उसके बाद और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखा जाए बोला, सॉल्युबिलिटी की होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 20 to 25 टाइम जो होती है हाइयर देन होती है ऑक्सीजन, 20 to 25 जो होती है हाइयर देन होती है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस का रोल आता है। और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो डिफ्यूज करती है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होता है, अगर देखा जाए तो पर यूनिट डिफरेंस होता है, पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर दैट ऑफ द ऑक्सीजन। और आप ऑब्वियसली जो हम आपका डिफ्यूजन प्रेशर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है बोला, ठीक है। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी आपकी जो मतलब डिफ्यूजन कैपेसिटी देखो, पहला क्या है कि आपकी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, दूसरा डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, तीसरा यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कौन बनाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, बोलता है यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, बोलते यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होते हैं ये 3 मेजर लेयर की बनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने एपिथेलियम के बारे में आपको पढ़ाया था। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है ये 3 मेजर लेयर की बनी होती है। आपका एल्वुलाई के बीच में जो होती है वो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम है एल्वुलाई का। एंडोथेलियम जो होता है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन ब्लड वेसल के केस में इसको हम एंडोथेलियम बोल देते हैं, इसको हम एल्वियर कैपिलरीज का। और इनके बीच में क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट सब्सटेंस जो कि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम को, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं जो कि एपिथेलिया को क्या कर रहे हैं सराउंड कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें होती है, ये क्या करती है थिन मेम्ब्रेन बनाती है, क्या बनाती है आपकी जो मतलब थिन मेम्ब्रेन जो है बनाती है, ठीक है। और क्या करती है ये सपोर्ट करती है, ठीक है, ये थिन मेम्ब्रेन बनती है ये आप देख सकते हैं। और जिससे क्या होता है कि आपकी ईजिली जो होते हैं ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एल्वलाई के अक्रॉस क्या होती है वो डिफ्यूज हो जाती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं फेवरेबल है ऑक्सीजन की। और कार्बन बोला ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वलाई टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फ्रॉम टिश्यू टू एल्वलाई। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर ऐसा देखा जाए तो आपका देखो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आपका ये एल्वलाई है, ठीक है, इसको सप्लाई करने के लिए क्या है ब्लड वेसल्स है, इनके बीच में जो एपिथेलियम उसको हम क्या बोलेंगे एंडोथेलियम बोलेंगे, ठीक है एंडोथेलियम बोलेंगे। और इनके बीच में जो एपिथेलियम उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेंगे। और इनके बीच में जो होगी वो जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि दोनों को क्या करती है सपोर्ट करती है। तो इसलिए क्या करती है एक जो आपकी जो आप क्या बोलते हैं आपकी जो मतलब ये जो बन रही है ना थिकनेस मेम्ब्रेन ये बहुत ही थिन है, और ईजिली जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करती है डिफ्यूज कर जाती है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन जो होती है ऑक्सीजन की जो है एल्वलाई टू टिश्यू के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टिश्यू टू एल्वलाई जो होती है फेवरेबल कंडीशंस है। तो देख लो दोबारा यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 मेजर लेयर की बनी होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई,
एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस होता है, दो चीज़ों का बना होता है ये, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन स्पोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। और इसलिए क्या होता है, अगर इनकी थिकनेस देखी जाए तो लेस देन मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है, और इसलिए क्या होता है कि फेवरेबल होती है डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन भी डिफ्यूज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज़ होगी, लेकिन अब उनका ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे होगा देखेंगे अब। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है। ब्लड जो है आपका मीडियम है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ब्लड जो है आपका मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए भी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। लेकिन 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में आरबीसी की में क्या किया जाता है, आरबीसी के द्वारा जो होती है ट्रांसफर की जाती है। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन के साथ जो होती है वो आरबीसी में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। लेकिन 3% जो होती है, 3% जो होती है ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व स्टेट में क्या होती है, डिजॉल्व स्टेट में जो होती है प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो कि बॉडी ऑक्सीजन को बॉडी सेल तक लेके जाता है। ठीक है, अब उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे रखा है डाटा यहाँ पे, आपने देखना है कि कितने परसेंट कैसे कैसे हो रही है। बोले कि नियरली 25%, नियरली जो होता है 25 to 25% जो होते हैं उसको आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको ट्रांसपोर्ट करता है, हम देखेंगे। 70% जो होती है वो बाई कार्बोनेट की फॉर्म में जो होती है ट्रांसपोर्ट की जाती है, 70% जो होता है बाई कार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। और 7% जो होती है ऑब्वियसली डिजॉल्व फेज में, क्योंकि इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो इसलिए 7% क्या हो रही है, ये डिजॉल्व स्टेट जो होती है प्लाज्मा से लेके जाती है। ठीक है, प्लाज्मा लेके जाता है इसको डिजॉल्व स्टेट में। अब देखो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लो पहले, कि हीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सीजन जो होती है 97% जो होती है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होती है, मतलब क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसफर होती है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन क्या है एक पिगमेंट है। प्रोटीन पोर्शन को हम ग्लोबिन बोलते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल को हम हीम बोलते हैं। हीम के पास क्या होते हैं, आपके पास 4 आयरन एटम होते हैं। हीम के पास क्या होते हैं, 4 एटम ऑफ आयरन होते हैं। और हर एक एटम जो होता है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। इसलिए मतलब क्या है कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को करता है, ट्रांसफर करता है। तो वही चीज़ है। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, तो जैसे मान लो कि जैसे बेटा ये ऑक्सीजन है ना, ठीक है, ये जो है आपकी जो मतलब ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जो होती है रिवर्सिबल वे में क्या करती है, क्या करती है, बाइंड करती है और क्या बनाती है, Hb4O8। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो 8 एटम या 4 मॉलिक्यूल को क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे 4 क्या है, 4 आयरन होते हैं एक हीमोग्लोबिन में। ये रिएक्शन जो होता है कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, वो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। और जहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड होगा। तो वही चीज़ें आपने याद रखना है, जब पार्शियल प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है तो रिएक्शन क्या करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब जब पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली लंग लेवल पे, एल्वलाई लेवल पे क्या था, आपका पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का कितना रहता है, वो 104 होता है। तो अब ऑब्वियसली ये क्या करेगा, लंग लेवल पे जो ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, मतलब वो कंबाइन करेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और टिश्यू लेवल पे क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का जो है मतलब बहुत ही कम होता है, वहाँ पे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन जो होगा जो है मतलब वो लूज कर जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, फिर सेल में चली जाएगी, फिर वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन करेगी बोला। तो वही चीज़ है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बोला। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इसमें हीम ग्रुप होता है, इसके पास 4 कार्बन होते हैं। और ऑक्सीजन क्या कर सकती है, हीमोग्लोबिन के साथ जो होती है रिवर्सिबल मैनर में क्या करती है, कंबाइन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो होती है विद हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और टेम्परेचर जो होते हैं, ये भी इसकी ट्रांसपोर्ट के साथ अफेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं बताऊंगा कैसे अफेक्ट करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं,
जब हम क्या करते हैं कि मतलब एक ग्राफ क्या करते हैं, मतलब प्रिपेयर करते हैं, ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। एक साइड हम क्या लेते हैं, एक साइड हम क्या लेते हैं कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ले आता है, और कितना परसेंटेज जो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है कंबाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हुआ एक्स बाई एक्सिस के ऊपर, वो हमने ले लिया कि 20%, 40%, 60%, 80% हुआ कि 100% हो गया। और पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 20, 40, 60 और क्या बोलते हैं आपका 80 और 100%। देखो क्या होता है कि ऑब्वियसली क्या होता है कि जब प्रेशर लो होगा तो आपकी ऑक्सीजन भी कम क्या करेगी, मतलब कंबाइन करेगी। आपकी ऑक्सीजन भी क्या करती है, मतलब कम क्या करेगी, कंबाइन करेगी। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता जाएगा, और रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसको क्या बनाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, बोला ठीक है। अब आपका यहाँ पे 20 था तो ऑक्सीजन कितनी कंबाइन कर गई थी, आपकी 30 कंबाइन कर गई थी, ठीक है। आपकी जो मतलब पार्शियल प्रेशर 30 हुआ तो यहाँ पे कितनी कंबाइन कर गई, बोला आपकी जो मतलब 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है कंबाइन कर गया, बोला ठीक है, 25% के ऊपर ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो है कंबाइन करता जाएगा। तो वही चीज़ है, ए सिग्मोइड कर्व हमें ऑब्टेन होती है जब हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, और दिस कर्व इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एंड हाईली जो होते हैं ये हमें स्टडी करते हैं इफेक्ट को, स्टडी करते हैं इफेक्ट को, कौन सा इफेक्ट जो आपकी ये इफेक्ट करते हैं कि मतलब जैसे फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो होते हैं, ये एक इनका अफेक्ट होता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ। तो देखो यहाँ पे इन द एल्वलाई, एल्वलाई में क्या होता है, जहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर कितना होता है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104 होता है, ठीक है, वहाँ पे कितना होता है 104 होता है। तो उस केस में जो होती है आपकी ऑक्सीजन कितनी कंबाइन करके होती है, अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, पर यानी कि हीमोग्लोबिन की कितनी परसेंटेज सेचुरेशन हो चुकी होती है, 100% जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है कंबाइन कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमें पता है एल्वलाई लेवल पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, और जब कम है तो पीएच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज़ है, एट द एल्वलाई लेवल में क्या होता है, जहाँ पे हाई ऑक्सीजन है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ठीक है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, क्योंकि एल्वलाई में थोड़ा बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो टिश्यू में बनती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएगी, बनाएगी तो जब नहीं बनाएगी एसिड तो एच कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एच पॉजिटिव की, यानी कि वो भी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं फेवरेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है, आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है टिश्यू में जो है, मतलब आपका जो है मतलब आपका जो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो 40 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब परसेंटेज सेचुरेशन कितनी होती है, 75 हो जाती है, ठीक है, यानी कि 25% ऑक्सीजन लूज कर गई उसने टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये जो है वाटर के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। जब कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, यहाँ पे एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पीएच कम होती है, एसिडिक की पीएच कम होती है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस होती है, इससे क्या होता है, वो टिश्यू लेवल में हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, टिश्यू लेवल में जो होती है ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, मतलब रिलीज हो जाती है हीमोग्लोबिन से। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जो मतलब इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। बोहर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी इफेक्ट को क्या होता है, हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बोहर इफेक्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सॉरी ऑक्सीजन को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। जब टिश्यू लेवल पे क्या होता है, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो होती है बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है हीमोग्लोबिन से। तो क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो है मतलब आपके टिश्यू लेवल में लो कार ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर है, हाई एच पॉजिटिव है, लो पीएच है, ठीक है, और साथ में क्या है, हाई टेम्परेचर है। ये कंडीशन है फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और क्या होगा, और दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन जो होती है गेट
बाउंड टू हीमोग्लोबिन, हमें पता है ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ बाइंड करती है, लंग लेवल पे बाइंड करती है, और डिसोसिएट कहाँ होती है, टिश्यू लेवल में। ऑब्वियसली मोटिव भी हमारा वही है, क्योंकि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन रिलीज होगी तभी तो टिश्यू में जाएगी, टिश्यू में जाएगी तभी तो क्या होगा, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, तभी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये चीज़ है कि, और यहाँ पे एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड जो होगा वो क्या करता है, डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है, जो है मतलब हर एक 100 ml ऑफ द ब्लड जो होता है वो क्या कैरी करता है, वो जो है मतलब 100 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, वो 5 ml ही टिश्यू को जो ऑक्सीजन देता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। देखो कैसे, बहुत इजी है, बहुत इजी है कैसे कैलकुलेट करना होता है हमने। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन के पास जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, वो कितना होता है, 15 ग्राम होता है 100 ml ब्लड में। कितने ग्राम होता है, 15 ग्राम क्या होता है, मतलब 100 ml में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है, 1 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो 1.34 क्या करता है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि 100 ml में कितने, तो 15 ग्राम कितना करेगा, 15 ग्राम कितना करेगा, कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, अप्रोक्सीमेटली 19.4, 15 इंटू 1.34 करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 20%, 20 क्या करता है, 20 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जब वो फुली सेचुरेट होता है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब 100% आपका जो है मतलब पार्शियल प्रेशर लंग में क्या होगा, 104 होता है, 104 होगा तो वहाँ पे पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन आपका बाइंड है बोला, तो 20 ml पूरा का पूरा मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारा 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन लंग टिश्यू लेवल पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, वो होता है वहाँ पे 40 हो जाता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन केवल 75% ही, देख लो यहाँ पे 40 प्रेशर के ऊपर कितना है, 75 ही क्या है, वो सेचुरेट है। यानी कि 20 का 75% क्या है, जो मतलब क्या होगा, वो बाइंड फॉर्म में है, बाकी जो उसने रिलीज कर दिया है 20, मतलब किसके फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब किस किस फॉर्म में जो है मतलब आपका जो है मतलब ये जो है 15 ml जो है मतलब वो बाइंड फॉर्म में ही ऑक्सीजन, और 5 ml क्या कर दी है उसने, रिलीज कर दी है, क्या कर दी है, रिलीज कर दी है। तो ये भी आपने याद रखना। इसलिए 100 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो लंग टिश्यू को जो है मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी आपने याद रखना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को क्या करते हैं, वो राइट हैंड शिफ्ट करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो लेफ्ट हैंड शिफ्ट करेंगे, ऐसे कौन से जो है मतलब आपको, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारी ऑक्सीजन डिसोसिएशन फैक्टर कर्व को राइट हैंड साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो हमारी जो है ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, एक तो आपने ये रखना है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। उसके बाद ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाई एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन और हाई टेम्परेचर जो होते हैं, और एसिड की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो हमारी कर्व जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो राइट हैंड साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, हाई जो है मतलब कि एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन, हाई जो है टेम्परेचर, ठीक है, और आपका जो है मतलब जो है लो पीएच के ऊपर क्या, ऑब्वियसली एच पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो पीएच तो कम ही होगी ना, तो वो ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं। और पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है क्या होगा, जब ये बनेगा तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड कौन करता है, आपकी जो है पीएच ज़्यादा होनी चाहिए, लो एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन, उल्टा हो जाएगा, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे। तो ये था आपका जो है मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। उसके बाद क्या आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो है बोहर इफेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। बोहर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर इफेक्ट कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे जो है टिश्यू में रिएक्ट क्या करती है, मतलब टिश्यू में जो होती है लूज होती है, टिश्यू में ऑक्सीजन की वजह से रिलीज होती है ब्लड में, और ब्लड में क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड जो होगा वो एच पॉजिटिव और बाई कार्बोनेट आयन में क्या करता है, वो क्या हुआ, डिसोसिएट होता है, और एच आयन क्या करते हैं, पीएच को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन जो होती है डिसोसिएट हो जाती है लो पीएच के ऊपर टिश्यू में। और इसी फिनोमिना में क्या होता है, जब यही
फिनोमेना जो होता है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो होती है इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन की से क्या होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है, इसी को हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बोहर इफेक्ट, BO याद रखना, बोहर इफेक्ट क्या करता है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वही चीज़ है, अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की जो है ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है और टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो वही चीज़ है, ये जो है पीएच ऑफ ब्लड जो कि फॉल हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है इंक्रीज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बोहर इफेक्ट बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो बोहर इफेक्ट क्या करता है, वो ग्रेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू में, ठीक है। तो ये चीज़ है लंग्स टू टिश्यू में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बोला, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हीमोग्लोबिन के द्वारा 25% जो होता है वो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, वो आयरन के साथ नहीं बाइंड करता है, वो अमाइनो ग्रुप होता है हमारे हीमोग्लोबिन में, उसके साथ बाइंड करती है। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन में जो होता है उसकी फॉर्म में भी आरबीसी के द्वारा जो होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है। हीमोग्लोबिन में ही होता है आरबीसी, ठीक है। 20 to 25% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। और वो डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग जो होती है, जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो बाइंड करेगी। ऑब्वियसली जब हमारा लंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ बाइंड करती है, और लंग्स रीजन पे क्या होती है वो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो ये भी पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है मेजर फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है इसकी बाइंडिंग के ऊपर, जो कि मेजर होता है फैक्टर जो कि इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हम पढ़ेंगे हेल्डेन इफेक्ट। बोलते हैं यहाँ पे व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हाई होता है, ठीक है, ऑब्वियसली टिश्यू लेवल में, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है लो होता है टिश्यू में, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, बाइंड करेगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। और जो है व्हेन द पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब हाई होता है तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑब्वियसली लंग लेवल पे ऐसे ही होता है, लंग में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यू लेवल में क्या करती है, बाइंड करती है, उसको एल्वलाई में क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। तो आरबीसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है। जैसे मान लो कि आपकी ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या है, ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, और ये क्या है, आपकी आरबीसी है, क्या है, ये आरबीसी है, ठीक है। मतलब कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करता है, ये बोलता है कि आरबीसी जो होती है कंटेन करती है वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, हमने सेल बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, माइन्यूट क्वांटिटी जो होती है इसी एंजाइम की जो होती है प्लाज्मा में भी है, यहाँ पे बाहर भी प्रेजेंट होगा, ये प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करवाएगा बोला, और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनिक एसिड बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा और H पॉजिटिव बनता चलेगा बोला, ठीक है। लेकिन बाहर भी इरेक्शन हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही कम स्लो रेट से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मा में जो होता है, मतलब आपकी जो मतलब क्या है, मतलब प्लाज्मा में जो है मतलब आपकी ये कार्बनिक एनर्जी जो होता है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये बाहर भी रिएक्शन हो रहा होना, यहाँ पे भी हो रहा होगा ये, ठीक है, अंदर तो हो ही रहा है, अंदर तो हो ही रहा है, लेकिन आपके प्लाज्मा में भी ये हो रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपके क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है आपके जो मतलब ये जो आपकी आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपकी जो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा बन जाती है एज़ कंपेरिजन टू प्लाज्मा में, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो H पॉजिटिव जो या बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, वो अंदर ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू बाहर जो होती है कम होती है। तो अब क्या करते हैं, आपके जो बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट की होती है, उनकी कंसनट्रेशन आरबीसी में क्या होती है, आरबीसी में होती है ज़्यादा, प्लाज्मा में हो जाती है कम। तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवार्ड दे विल स्टार्ट मूविंग दे विल स्टार्ट मूविंग टुवार्ड आउटसाइड। तो बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, वो बाहर से आना, आरबीसी से बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, क्लोरीन आयन जो होते हैं अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोरीन आयन जो होते हैं वो अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोराइड क्या बोलते हैं, शिफ्ट हम इसको बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। हैमबर्गर शिफ्ट भी इसको बोलते हैं, हैमबर्गर शिफ्ट भी इसको हम बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो देखिए क्या है कि आपका जो है
आरबीसी में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसको बोलते हैं, और ये एंजाइम जो होता है आपके प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम फॉलोइंग रिएक्शन करता है, बोलता है कि एट द टिश्यू साइट, जहाँ टिश्यू लेवल पे क्या होता है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में क्या की, आरबीसी के अंदर और प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, और क्या बनाती है, बाई कार्बोनेट आयन बनाती है, एच पॉजिटिव बनाती है। और जो होते हैं आरबीसी के अंदर एच पॉजिटिव की बाई कार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये क्या करेंगे, आरबीसी से बाहर आना स्टार्ट होते हैं, और इसी चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं आपके जो मतलब क्या होते हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन आते हैं, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट हम बोलते हैं। तो एट द टिश्यू साइड ये तो हमने पढ़ लिया। और एट द एल्वियुलर साइड क्या होता है, ये रिएक्शन उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, यही रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यही रिएक्शन जो होगा आपका अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, और फिर क्या होगा आपका, ये रिएक्शन अपोजिट होगा, तो बोलने का मतलब क्या है, और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होंगे फ्री हो जाएंगे, और 10 कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ट्रैप की जाती है, बाइकार्बोनेट में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है टिश्यू लेवल में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है ट्रैप किया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जाती है एल्यूलाई में, इसको रिलीज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो डिलीवर करता है 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्यूलाई। ये भी आपने याद रखना है। इसमें हेल्डेन इफेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, बोलता है कि हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, कहाँ बाइंड करती है, लंग लेवल में बाइंड करती है। तो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करती है आपके लंग से। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। और हेल्डेन इफेक्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार फार मोर इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है इन प्रमोटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के देन इज द बोर इफेक्ट विच प्रमोट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बोर इफेक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है, और हेल्डेन इफेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन हेल्डेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसलिए क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट होता है क्वांटिटेटिवली फार मोर इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट देन बोहर इफेक्ट इन प्रमोटिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी में कौन कौन से सेंटर है जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले आता है कि ह्यूमन बींग जो होते हैं, हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेटरी रिदम को बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, मॉडरेट बनाए रखते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी की डिमांड होगी हम अपने रेगुलेशन को करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम जो है एक मिनट में 12 से 16 बार या सांस लेते हैं, और जो हमारे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, ठीक है, उनमें कितने 44, जो बच्चा पार्टी होती है वो कितना लेती है, 44 टाइम्स होता है, टाइम्स होते हैं 1 मिनट में सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस इज डन क्या होता है, क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन में। तो क्या होता है कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, रेगुलेशन करना रेस्पिरेशन की। एक और सेंटर प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को करेगा, कंट्रोल करेगा बोला। तो वही चीज़ है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर जो होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से एक सिग्नल जाएगा जो कि आपकी इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर सकता है, देर फोर आपका जो रेस्पिरेशन रेट को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। समझ आई चीज़। उसके बाद एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नज़दीक एक और केमिकल सेंसिटिव एरिया होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को देखता है, मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड ही देखता है। एक कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नज़दीक होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड हाइड्रोजन आयन के लिए, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं आपका जो है मतलब, आपका जो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया हम बोलते हैं, ठीक है। इनकी अगर ऑब्वियसली अगर ब्लड में जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये सेंटर जो होगा, कीमो सेंसिटिव सेंटर जो होगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच पॉजिटिव जो होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं इस कीमो सेंसिटिव केमिकल सेंसिटिव एरिया को, ठीक है। जो क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है, और क्या करता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है इंस्पिरेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे
आयोटिक आर्क में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, हमारे जो है कैरोटिड आर्टरीज वगैरह में, जो कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ही हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये क्या करेंगे, ये जो सेंटर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को फॉर रिमेडियल एक्शन। वही चीज़ है। तो अगर देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रोल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज़्यादा रोल है, हाइड्रोजन का ज़्यादा रोल है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में, ऑक्सीजन का ज़्यादा जरा भी रोल नहीं है। ऑक्सीजन डजेंट हैव एनी सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इन कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। समझाई चीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो है ऑक्सीजन का रोल नहीं होता, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में क्या होता है, बहुत ही क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रेगुलेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन में। अब देखो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर में कौन सा होगा, अस्थमा होगा। अस्थमा जो होता है एक मेन कॉज है। इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाएगी, जिससे क्या होता है, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, याद रखना, जो अस्थमा में होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में क्या होती है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो इसलिए क्या करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की मसल्स। तो क्या होते हैं, जो आपके इनहेलर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, इन मसल्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, ताकि ईजिली जो होते हैं वो उसमें क्योर हो जाए ये डिजीज़, ठीक है। उसके बाद जो है एम्फाइसीमा है। अस्थमा तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल अफेक्टेड थे। एम्फाइसीमा में क्या है, एल्वेलाई, एल्वेलाई की वॉल ही डैमेज हो चुकी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सल्फेट क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली वॉल जब आपकी, जब जैसे देखो ये आपकी वॉल थी, ये वॉल थी, ये डैमेज हो गई है, स्मोकिंग कर करके डैमेज हो गई, तो ऑब्वियसली आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो गया, मतलब कम हो गया। तो मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। एम्फाइसीमा जो होता है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो है लंग्स होते हैं डैमेज हो चुके हैं स्मोकिंग से, ठीक है। तो वही चीज़ है। उसके बाद क्या होगा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होते हैं, कि जैसे जैसे जो लोग आपकी फैक्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, काम करते हैं, स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्री होती है या ग्राइंडिंग वाली फैक्ट्री होती है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल निकलते हैं वो हमारे क्या करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लंग्स में क्या होता है भी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफ्रेशन हो जाएगी, और लंग डैमेज भी करते हैं, ठीक है। और इस केस में जैसे सिलिकोसिस होगा, एस्बेस्टोस की जो इंडस्ट्री होती है उनमें क्या होता है, या माइनिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंग को डैमेज करते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो क्या होता है कि आपके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज क्या होते हैं, डिसऑर्डर क्या होते हैं, कि जैसा कि नाम में लिखा गया है, ठीक है, कि ये जो होते हैं ये ऑक्यूपेशन की वजह से होते हैं। ऑक्यूपेशन की वजह से कैसे, कि ये इसमें हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे गैस फ्यूम होगी, डस्ट प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, जब जो पर्सन जब जहाँ काम करता है। और सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस होते हैं, ये कॉमन एग्जांपल है। अगर हम सिलिका और एस्बेस्टोस से क्या होंगे, ज़्यादा क्या होंगे, मतलब एक्सपोज रखेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोलिफ्रेशन हो जाती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ऑफ द अपर पार्ट ऑफ लंग, और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, मास्क जो है मतलब पहनने चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। निमोनिया भी होता है, निमोनिया आपको पता ही है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें निमोनिया जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, लंग्स एंड प्लूरा को अफेक्ट करता है, लंग्स एंड प्लूरा यानी कि लंग्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइज होता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। सार्स कोरोना वायरस आपको पता ही है, राइनो, जहाँ से कॉमन कोल्ड जो होता है, राइनो वायरस जो होता है हमारे नेजल चैम्बर या मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये भी आपने देखने, ठीक है, ठीक है, ये भी आपने देखने। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थे। और अब हम कल पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।